इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा स्कैम देखते हैं आप? हाँ, देखिए ये बहुत बड़ा वो स्कैम है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है जो खुद घाटा में चल रही हैं। ऐसी दवा कंपनियों ने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि जिनकी जो ह्यूमन वैल्यू है या जो मानव की सेवा के लायक नहीं है, इस्तेमाल के लायक, उन कंपनियों के यहाँ छापा पड़ा है, उन्होंने बॉन्ड दिया है, वो चालू हो गया है। वैक्सीन की बात है तो जाहिर है कि वैक्सीन के बारे में सबका आ गया कि लोगों ने पैसा दिया और हो गया कि फला कंपनी के अलावा कोई वैक्सीन नहीं बना सकता है इस देश में। आज सैकड़ों नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है और लोगों को, साइंटिस्ट की और बहुत से लोगों की ये राय है कि वैक्सीन की कुछ गड़बड़ी की वजह कर हमारे नौजवानों को जिन्होंने लिया है उसमें से स्पेसिफिक जो एक कंपनी का वैक्सीन था उसकी वजह से लोगों को ये हो रहा है। उसके अलावा और भी ऐसा है कि ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा और जिस पर छापा पड़ा उसने पैसा जमा कर दिया भाजपा के खजाने में, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया और भाजपा को दे दिया, उससे वो बंद हो गया। तो इसको निश्चित रूप से जो है कि इसकी जांच होनी चाहिए, व्यापक जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। यही मांग कांग्रेस पार्टी ने भी किया है और सारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट अगर नहीं होता तो क्या इस तरह के प्रेशर्स डल पाते, सुप्रीम कोर्ट अगर इतना सख्ती नहीं बरतता तो? नहीं, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था और देखा होगा आपने कि सरकार बैंक ने और सरकार के अधीन काम करने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसको पूरा छुपाने का प्रयास किया। तो अगर क्यों छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सचमुच सख्त नहीं होती तो शायद ये मामला देश के सामने नहीं आता और हर आम और खास आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती। लेकिन करप्शन के एलिगेशन सिर्फ विपक्ष पे ही लग रहे हैं। देखिए ये तो सामने है, आरोप का है, वो कहता है कि इसको प्रमाण की क्या जरूरत है, सच्चाई को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो तो सामने सामने है, सरकारी आंकड़े हैं। ईडी का छापा पड़ा है वो रिकॉर्ड में है, सीबीआई का नोटिस हुआ है, सीबीआई का छापा पड़ा है वो रिकॉर्ड में है, और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दिया है वो कौन सी तारीख है और कब से जांच बंद हो गई है वो रिकॉर्ड में है। तो इसमें तो कहता है कि हाथ कंगन को आरसी किया, सामने सामने जो सारी बातें हैं उसमें किसी सबूत और गवाह की तो जरूरत है नहीं। लेकिन कहा जाता है बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, अजित पवार जाते हैं तो धुल जाते हैं। नहीं, एक ही अजित पवार जी का मामला नहीं है। अभी तो उनके चीफ मिनिस्टर रहे हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके बारे में अभी हमारी ही पार्टी के पुराने चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान साहब के बारे में अभी वो चक्की पीसिंग शोले फिल्म का बोल रहे थे बीजेपी के नेता, वो फिर चले गए एनसीपी वाले नेताजी बीजेपी के साथ, तो वो ठीक हो गए। ऐसे दर्जनों, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया है। 25 लोगों के यहाँ सब छापा वापा पड़ा है, उसमें से 23 लोग चले गए विपक्ष वाले बीजेपी के यहाँ, उनके खिलाफ सब जांच बंद हो गई। तो ये जाहिर है ये देश के लोगों को समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि लोगों के मन में ये चीजें हैं और लोग साइलेंटली देख रहे हैं वोटर? निश्चित रूप से जनता जागरूक है और हम फिर कहेंगे सोशल मीडिया का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सरकारी मीडिया या जो आम मीडिया आजकल है, जो टीवी चैनल पे जो है, ये सब बिजनेसमैन हैं, समझना चाहिए इसको। और इनको सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डर लगता है, सीबीआई से डर लगता है, दूसरी और संस्थाओं से डर लगता है। सरकार कहती है कि तुम ये सब बात नहीं दिखाओ, ये दिखलाओ कि हिंदू मुस्लिम में कहाँ नफरत फैलती है, ये दिखाओ कि मोदी जी का गुणगान कैसे हो रहा है। अब ये कहने लगे हैं, वो इश्तहार दिखाने लगे हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बंद करवा दिया मोदी जी ने, जबकि इनका विदेश विभाग का प्रवक्ता कहा है कि इससे बड़ा बेवकूफ़ी का बात कोई नहीं हो सकता है जो इस तरह की बात बोलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी जो कर रही है वो लोगों के सामने है, जनता के सामने है, और जनता ही अंतिम फैसला लेती है, और जनता को इस बात को नोटिस है। और सोशल मीडिया ने
जब मोदी जी का प्रभाव रेगुलर अखबारों पर, रेगुलर टीवी चैनल जो हम आमतौर पे देखते हैं उन पर है, इन पर जो दबाव पड़ने लगा और सच्चाई ये नहीं बताने लगे, तो सोशल मीडिया ने, यूट्यूब चैनल्स ने, इन्होंने और जो दूसरे पत्रकार हैं उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना के ये करके सच्चाई को उजागर किया है। और निश्चित रूप से सच्चाई जब उजागर होगी तो जनता फैसला करने वाली है, जनता मालिक होती है, जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जनता के दिमाग में ये सारी बातें। लेकिन लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया होता है, वो अगर प्रेशर में हो, संवैधानिक संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग है वो प्रेशर में हो, तो फिर कैसे देश चलेगा? देखिए, हम लोगों ने यही कहा ही है कि सारी संस्थाओं को मोदी जी ने एक तरह से बर्बाद किया है, तोड़ा है, डिफंक्ट किया है। दो चुनाव आयुक्त देखते देखते उनको, एक लवासा साहब थे उनको त्यागपत्र देने पड़ा था, अभी एक हुए हैं। जो बहाली की प्रक्रिया थी उसमें था कि चीफ जस्टिस रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। अब चीफ जस्टिस साहब को हटा के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और नेता प्रतिपक्ष कुल बोलते रहे, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो दोनों मिलकर 3 में 2 सरकार के आदमी हो गए। तो सारी संस्थाओं को तोड़ा है और मीडिया का जो हाल किया है वो तो सबके सामने है, देश की जनता से छुपी हुई बात नहीं है। इसलिए मीडिया जो है वो सकम कर गई है पूरी तरह, जो रेगुलर मीडिया है, एक्सेप्ट सोशल मीडिया ने अपना महत्व बढ़ाया है। अब लोग न्यूज़ कम, सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या कुछ भूमिका बनती? क्योंकि अगर देश में अगर वो संस्थाएं जिनकी दायित्व है वो अगर आवाज़ ना उठा रहा हो तो? देखिए, दुनिया देख रही है, कहीं कहीं से आवाज़ आती है, लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं और कोई भी समझदार देशभक्त नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई बाहरी शक्ति इंटरफेयर करे। हम लोग इसके खिलाफ हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका अधिकार है उनके बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई बाहर की शक्ति हमारे देश में अंदर में इंटरफेयर करे। लेकिन ये निर्णय बाहर के लोग करने से नहीं, हमारे देश के लोगों को निर्णय करना है। हमारे देश के लोग जब तक सच्चाई को समझेंगे और जानेंगे और उस पर एक्ट करेंगे, भावना में नहीं बहेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि मोदी जी को या उनकी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप हुआ है उसको ज़्यादा दिन लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन आपको ये लगता है कि क्योंकि लगातार इतिहासकार ये बात उठाते हैं कि जब किसी सरकार को लगातार बहुमत मिले और ऐसे बहुमत मिले कि पूर्ण बहुमत हो तो फिर वो सरकार तानाशाह हो जाती है, ऐसा है क्या? देखिए, लोग तो शक कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अभी तो एक चैनल, बहुत पॉपुलर चैनल है, उसने कहा है कि 80% तो वो तानाशाह हो गए हैं, 20% बचे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा बहुमत मिलने से, ज़्यादा इस तरह का वोट का डर ख़त्म हो जाने से कि हम लोगों को भावनात्मक मुद्दों पे बांटेंगे, हमारे भ्रष्टाचार को, हमारे जो निकम्मापन है उसको, हमारी कमज़ोरियों को जनता ध्यान नहीं देगी, आपस में भावनात्मक मुद्दों पे लड़ती रहेगी जनता। तो ऐसे लोग करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, आज भाजपा वही कर रही है। लेकिन देर सवेर देश की जनता समझेगी, देश की जनता जानेगी और देश की जनता अपने विवेक से फैसला करेगी। हमने देखा है कि कई स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज, जो खासकर रीजनल पार्टीज हैं, वो एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो कहा जाता है जब नेशनल पार्टी मजबूत हो तब इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन इतनी मजबूत हो कि वो तानाशाही पर उतर जाए, संस्थाओं को ख़त्म करने लगे, तो इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये किसी हालत में उचित नहीं है। जो हमारी संस्थाएं बचेंगी तभी ये देश, इलेक्शन कमीशन था और व्यक्ति पर थोड़ा निर्भर करता है। इलेक्शन कमीशन पहले भी था, लेकिन सेशन साहब आए, कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन सेशन साहब आए और बहुत मुस्तैदी से उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब बढ़ाई। सरकार ने उनको विरोध नहीं किया। सेशन साहब रिटायर किए, जो उनका समय था उस पर सेशन साहब को बाध्य नहीं किया गया रिजाइन करने के लिए। सरकार उस समय भी थी मजबूत, सरकार चाहती तो कर सकती थी। लेकिन आज जो किया जा रहा है, हमने तो नाम लिया लवासा साहब का, और अभी एक इलेक्शन चुनाव के
घोषणा के आसपास लगभग उसी सब तिथियों में एक इलेक्शन कमिश्नर को फोर्स किया गया है रिजाइन करने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की जो बातें हैं ये जनतंत्र को कमजोर करती हैं। देश के जनता को जागरूक रहना चाहिए इन मुद्दों पर ध्यान देके वोट करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ें निकल कर आई कि जितने भी ईडी के रेड्स पड़े, सीबीआई छापे पड़े, उसमें अधिकतर सब ओपोजिशन के लीडर्स थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ओपोजिशन जो करप्शन है सिर्फ ओपोजिशन वाले कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वही तो कर रहे होंगे, तो उन पर क्यों नहीं पड़ रहे? नहीं, देखिए ना, 25 लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें से 23 जो रिपोर्ट हमने देखी है 23 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो तो सरकारी पार्टी के हो गए। अब तो स्वाभाविक रूप से उनकी एक मंशा है कि जमीन से जुड़ा हुआ जो आदमी है उसको किसी तरह दबा के, डरा के, धमका करके, केसेस में गलत फंसा करके अपने तरफ लाने की कोशिश करें। जो 2%, 1%, 4% अड़ गया कि हम नहीं करेंगे, तो उनको कहते हैं आप जेल जाइए, उनको कहते हैं कि आपको ये तंग करेगा, आपको वो तंग करेगा। मानव है तो स्वाभाविक रूप से आप इसी से सोच सकते हैं कि 25 में से 23 लोग बीजेपी वालों के साथ हो गए दबाव के बाद। क्या कर रहे हैं वो, कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो आप हम सब समझते हैं।